यस्टरडे 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन का 75th एनिवर्सरी था। 75 ईयर उसने कंप्लीट कर लिया है। यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने क्रिएट किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं, यूनाइटेड नेशन का अचीवमेंट क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन का फेलियर क्या रहा थ्रू आउट द पीरियड। सो आउटलाइन है लेक्चर का, रीसेंट डेवलपमेंट। सो यूनाइटेड नेशन अपना 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन का बर्थ कैसे हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका बर्थ हुआ। इनफैक्ट यू कैन से ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका बर्थ हुआ। और दो इसके मेन फाउंडर मेंबर थे, वन वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड अनदर वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस फ्रैंकलिन रूसोवेल्ट and Prime Minister of UK, that is Winston Churchill. Then organs of United Nation. United Nation के 6 major organs हैं और बाकी इसके subsidiary organs हैं। United Nation कैसे इसने वर्क किया? What are the achievement of United Nation from 1946 till now? What are the failures of United Nation from 1946 till now? यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर ने भी सितंबर में इन सितंबर 2020 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने यूनाइटेड नेशन को वर्चुअली एड्रेस किया था। उन्होंने कहा था कि वी नीड टू चेंज यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें रिफॉर्म करना चाहिए सो दैट यूनाइटेड नेशन को हम रेलिवेंट रख पाए। हमने पास्ट में एक वीडियो भी देखा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, क्यों हमें यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहिए। अगर हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो वो रेलिवेंट नहीं होगा आज के टाइम पे। वर्ल्ड अभी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है और यूनाइटेड नेशन इस चैलेंजेस को कैसे डील कर सकता है, कैसे इस चैलेंजेस को जो है वो ठीक कर सकता है। सो एक वीडियो है यूनाइटेड नेशन रिलेटेड, पहले इसको देख लेते हैं, देन आगे मूव करते हैं। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है? सो यूनाइटेड नेशन 2020 में अपना 75th ईयर कंप्लीट कर लेगा। तो इसके लिए ऑन 21 सितंबर को एक दिन का एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग हुआ था, जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, राइट नाउ 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। वो डॉक्यूमेंट था द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी वांट, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलिटरलिज्म। मल्टीलिटरलिज्म मीन्स जहां पे किसी एक कंट्री का ऑथोरिटी नहीं है वर्ल्ड के ऊपर, जहां पे सारे रीजन का ऑथोरिटी है। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में आप देखें तो मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर ब्रेक करूं तो 1945 वाटरशेड ईयर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होता है। उससे पहले वर्ल्ड में यूरोप का डोमिनेंस था। 1945 टू 1990 वर्ल्ड में दो पावर इमर्ज होते हैं और इसमें एक पावर होता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा पावर होता है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलते रहता है। कोल्ड वॉर मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करते रहते हैं बट फाइनल वॉर नहीं करते हैं। देन 1990 में यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है। सो 1990 से 2008 वाला पीरियड वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजरस पीरियड था, क्योंकि इस समय वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर था और वो था यूएस। तो इस पीरियड को कहा जाता है यूएस हेजीमनी।
यूएस का डोमिनेंस था इस पर्टिकुलर पीरियड में 1990 से 2008, कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ यूएस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इन वर्ल्ड इकोनॉमी। देन 2008 के बाद यूएस के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन आता है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी यूएस में कोलैप्स हो जाती है, यूरोप में भी कोलैप्स हो जाती है। तो उसके बाद वर्ल्ड में मल्टी लिटरलिज्म आता है, मल्टीलिटरलिज्म वर्ल्ड में आता है। तो यानी मल्टीलिटरलिज्म में कोई एक पावरफुल नहीं है, बट एक कंट्री पावरफुल नहीं है, बट डिफरेंट ग्रुप पावरफुल है। जैसे चाइना इमर्ज होता है, इंडिया इमर्ज होता है, रशिया अपने आप को रीएक्सर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन, सिंगल कंट्री ऑफ यूरोप उतना पावरफुल नहीं है, बट सारे लोगों को कलेक्टिवली ले लें तो दे आर मच पावरफुल। सो मल्टीलेटरलिज्म इमर्ज होता है। तो अभी हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं वेयर नो कंट्री इज पावरफुल बट रीजन इज पावरफुल। एशिया पैसिफिक इज पावरफुल, एशियान इज पावरफुल, यूरोपियन यूनियन इज पावरफुल। सो सिंगल कंट्री इज नॉट पावरफुल बट रीजन इज पावरफुल। जस्ट अ मिनट। नहीं, उसको बोलो ऊपर से डाल देगा। उसने बोला समझ तो बड़ा नहीं, ऊपर से तो पूरा ही ऐसा ही रहता है। तो फिर मना कर दो, किसी और को रख देंगे। ऐसी जाली होती है, टॉप पे भी जाली है शायद। हाँ, उसको बोल दो ऊपर से होगा तो ठीक है, तो मना कर दो। ऐसी जाली चलेगी ना टॉप पे? हाँ चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। सो अभी हम एक मल्टीलेटरल टाइम्स में रह रहे हैं वेयर रीजन्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट। So multilateralism means different countries contribute in world politics. यहाँ पे इन्होंने एक डिक्लेरेशन पास किया, the next 10 year till 2030, which has been designated as a decade of action and delivery for sustainable development, which will be most critical of our generation. It is even more important as we build back better from COVID-19 pandemic. जैसे अभी COVID-19 pandemic की वजह से इकोनॉमिक लॉस है, कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल सस्पिशन है। जैसे चाइना को वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज जो हैं वो सस्पेक्ट करते हैं कि चाइना ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को छुपाया था, दैट्स व्हाई कोविड-19 इतना स्प्रेड हो गया। तो म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, कंट्रीज आर नॉट अग्रीइंग बिटवीन देम, कंट्रीज आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ देम। सो ये डिक्लेरेशन पास किया गया कि हम एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे कि कोविड-19 के बाद वी विल क्रिएट ए मोर इम्पोर्टेंट, मोर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट 10 ईयर टिल 2030 का गोल क्या है? सो फर्स्ट गोल इज एनवायरमेंट, protection of a planet and environment, protection from climate change, protection from global warming, protection from desertification, protection from disaster. So protection of planet and environment. Second is promoting peace. आप सीरिया में देखो, यमन में देखो, इराक में देखो, तो वहां पे कुछ टेररिस्ट ग्रुप काफी ज्यादा पावरफुल हैं एंड दे आर इंगेज्ड इन वायलेंस, दे आर इंगेज्ड इन ह्यूमन राइट वायलेशन, और जिसकी वजह से वहां के लोकल पॉपुलेशन को वो रीजन्स छोड़ के किसी और जगह पे जाना पड़ रहा है। तो दिस इज फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, तो पीस को प्रमोट करेंगे। थर्ड, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट को हम प्रमोट करेंगे। लास्ट वीक के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन द लाइट ऑफ अ हाथरस इंसिडेंट कि फीमेल का कंडीशन क्या है इंडिया में, और हाथरस इंसिडेंट को आप मल्टीपल वल्नरेबिलिटी से देख सकते हो। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी है, देन सेकंड आप कास्ट इनइक्वालिटी है, देन उसके बाद पुलिस एपैथी है। तो इन सारे वे में देख सकते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट कैसे अचीव करेंगे। एंड फोर्थ, डिजिटल कॉपरेशन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। तो ये चार गोल है जो यूनाइटेड नेशन ने अपने लिए सेट किया, या आप ऐसा कह सकते हो कि रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन ने लिया ऑन इट्स 75th ईयर कि हम ये चारों चीजों को अचीव करेंगे नेक्स्ट 10 ईयर। सो दिस वाज रीसेंट डेवलपमेंट जो वर्चुअल समिट हुआ था। नाउ यूनाइटेड नेशन का बर्थ कैसे हुआ, कैसे क्रिएशन हुआ यूनाइटेड नेशन का। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, तो वर्ल्ड वॉर 1 में दो ग्रुप था, एक ट्रिपल अलायंस था और एक ट्रिपल एंटिटी था। सो इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर फाइट होता है। ट्रिपल अलायंस के अंदर फ्रांस, दूसरे यूरोपियन पावर, और ट्रिपल एंटिटी के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये सब ट्रिपल एंटिटी में थे।
तो ये लोग लूज कर जाते हैं वार को। तो ट्रिपल अलायंस ये सोचते हैं कि अब नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लीग ऑफ नेशन बनाते हैं, एक ग्रुपिंग बनाते हैं जो वर्ल्ड में पीस, वर्ल्ड में सिक्योरिटी, वर्ल्ड में डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। एंड व्हेन इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज, वो डिस्प्यूट को हम पीसफुल मैनर में सॉल्व करेंगे। सो लीग ऑफ नेशन का क्रिएशन होता है इन जून 1919, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कहां पे लीग ऑफ नेशन का क्रिएशन होता है, तो दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सेसेलिस, वहां पे लीग ऑफ नेशन का ट्रीटी पूरा साइन होता है। लेकिन जर्मनी फिर से री इमर्ज होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिजल्ट होता है। सो लीग ऑफ नेशन फेल्ड हो गया और उसका सोल पर्पस था वर्ल्ड में पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। कंट्रीज अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उस प्रॉब्लम का पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए, बट लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हो जाता है। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आउटब्रेक होगा तो लीग को हम क्लोज कर देते हैं और जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, उसको भी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अब लीग ऑफ नेशन तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है। नाउ अब 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप ग्रुपिंग को समझो तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुपिंग होता है, एक होता है एक्सिस पावर और दूसरा होता है एलाइड पावर और अलायंसेस। एक्सिस पावर में जर्मनी है, जापान है, इटली है, ये तीन कंट्री एक्सिस पावर है। एलाइड पावर में यूएस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, सोवियत यूनियन दैट इज यूएसएसआर एंड फ्रांस, प्लस और भी दूसरी यूरोपियन कंट्री है, बट ये पांच मेजर कंट्री था। एलाइड पावर एक्सिस पावर के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर इरप्ट हुआ था। तो एक्सिस पावर जर्मनी, जापान, इटली। अगस्त 1941 में यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ये लोग कनाडा में मिलते हैं। कनाडा में न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस, वहां पे ये लोग मिलते हैं और जिस जगह पे मिलते हैं उसका नाम होता है प्लेसेंट्रा बे इन न्यू फाउंडलैंड, नॉर्थ साउथ ईस्ट कनाडा। वहां पे ये लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सिस पावर है उसको अब हमें कैसे टैकल करना चाहिए। इनिशियली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो इट वाज वॉर बिटवीन फ्रांस जर्मनी, लेकिन धीरे धीरे बाकी यूरोपियन पावर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। सो इन्होंने डिस्कस किया द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए बॉडी फॉर इंटरनेशनल पीस एफर्ट एंड रेंज ऑफ इशू रिलेटिंग टू वार, हाउ टू टैकल एक्सिस पावर, कैसे अपना सपोर्ट बेस बढ़ाया जाए, कैसे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और उसके बाद मीटिंग के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया एंड दैट स्टेटमेंट वाज नोन एज एटलांटिक चार्टर। एटलांटिक वर्ड कहाँ से आया, दैट इज एटलांटिक ओशन, क्योंकि ये पूरा जो न्यू फाउंडलैंड है वो एटलांटिक ओशन में आइलैंड एसोसिएटेड है। तो एटलांटिक चार्टर आया बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद एटलांटिक ओशन। सो एटलांटिक चार्टर, it declares certain common principle in national policies of their respective countries on which they based their hope for better future for the world. So अगस्त 1941 में एटलांटिक चार्टर स्टेटमेंट इशू होता है और वो बताता है कि किस तरीके से हम कोऑपरेट करेंगे सो डेट एक्सिस पावर को डील कर पाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एटलांटिक चार्टर वाज नथिंग बट ए फाउंडेशन और प्रिपरेशन फॉर यूनाइटेड नेशन। देन दिसंबर 1941, जब भी किसी हिस्टोरिकल इवेंट को आप देखो तो ऑलवेज लुक इनटू प्रॉपर क्रोनोलॉजी। अगर क्रोनोलॉजी प्रॉपर ऑर्डर में उसको आप समझेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। विदाउट डेट अगर आप हिस्टोरिक इवेंट को समझना चाहते हो, विदाउट क्रोनोलॉजी समझना चाहते हो, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द थिंग। दिसंबर 1941, अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। टिल 1941 तक जर्मनी कंप्लीट डोमिनेट कर रहा था टिल 1941। एंड देन 1941 से 1945 जब ब्रिटेन और यूएस वार में एंटर होता है तब उसके बाद एलाइड पावर डोमिनेट करते हैं। तो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। तो दिसंबर 1941 यूनाइटेड स्टेट joined World War II and the first time यूनाइटेड नेशन टर्म को हमने इंट्रोड्यूस किया।
was coined by President Roosevelt to identify those countries which were allied against Axis power, which are fighting against Axis power. So दिसंबर 1941 में यूएस वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन करता है और ये कहता है कि we will form a grouping known as United Nation and this United Nation will fight against Axis power. तो फर्स्ट टाइम ये टर्म आता है. Atlantic Charter was a preparation. United Nation first time ये वर्ड आया. Then January 1st, 1942, next year, 26 allied country US में मिलते हैं, that is Washington DC, to sign a declaration of United Nation, which basically spelled out a war objective of allied power. Allied power कैसे एक दूसरे के साथ cooperate करेंगे, कैसे Axis power को deal करेंगे, इनका agenda क्या है. So जनवरी 1st 1942 एलाइड पावर ने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया और 26 कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया. एलाइड पावर है उसमें बिग 4 कंट्री है. बहुत सारी कंट्री थी, मोर देन 50-60 कंट्री ने एलाइड पावर को सपोर्ट किया था, बट उसमें बिग 4 कंट्री थी, 4 ग्रेट पावर. वन वाज यूएस, अनदर वाज यूनाइटेड किंगडम, जिन लोगों ने मिलके अटलांटिक चार्टर रिलीज किया था. देन सोवियत यूनियन है एंड देन चाइना है. जैसे चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना है, तो इसको लेके भी डिफरेंट मिस इन्फॉर्मेशन है इंडियन कंटेक्स्ट में, कि जैसे कि चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनने वाला था. इंडिया को ऑफर किया गया था, नेहरू ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, बट थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. जब जापान के साथ वार हो रहा था तो उस समय जापान एक्सिस पावर में था, तो चाइना ने एलाइड पावर को सपोर्ट किया था. तो चाइना उनके पास 2 चॉइस था, चाइना प्लस इंडिया. तो अगर इनके समहाउ चाइना अगर नहीं बन पाता यूएनएससी का मेंबर, तो फिर इंडिया बन पाता. तो इंडिया को भी ऑफर किया गया था, बट उसमें था, इंडिया ने ये कहा था कि हम अभी वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी अभी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं. सो ऐसा नहीं है कि चाइना बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं था. इंडिया ने जब मना किया, इंडिया ने रिफ्यूज किया, तभी चाइना यूएनएससी का मेंबर बनता है. एलाइड पावर को उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया था इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट वाज द मेंबर ऑफ बिग 4 ऑफ एलाइड पावर. एलाइड पावर मिलते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि पोस्ट वार चार्टर क्या होगा, विच वुड डिस्क्राइब द प्रिसाइज रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन. जैसे अभी यूनाइटेड नेशन का काम क्या है ड्यूरिंग वॉर, टू फाइट विथ एक्सिस पावर, बट एक बार एक्सिस पावर को हम डिफीट कर देंगे, देन व्हाट वी विल डू. सो पोस्ट वार पीरियड में हम क्या करेंगे, कैसे पीस को प्रमोट करेंगे, कैसे ऐसे नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम प्रिवेंट करेंगे. तो ये इन्होंने डिसाइड किया. देन अक्टूबर 24, 1945 यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय 51 नेशन. साइन करना एंड रेटिफाई करना, इन दोनों का मतलब क्या है. जैसे मैं इंडिया का डिप्लोमेट हूं, अभी मैं जेनेवा में गया हूं और किसी समिट में किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो उस वहां पे अगर मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं साइन कर दूंगा. तो राइट नाउ आई एम इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, तो ऐसा कहा जाएगा कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट, दिस पर्टिकुलर प्रपोजल. तो इंडिया ने साइन कर दिया. अब मैं वो डॉक्यूमेंट लेके, प्रपोजल लेके इंडिया में आऊंगा और पार्लियामेंट को दे दूंगा. पार्लियामेंट जब उसको पास करेगी तब कहा जाएगा इंडिया ने उसको रेटिफाई किया और अब इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे. सो रेटिफिकेशन मींस लीगल प्रोसेस के थ्रू हमने उस प्रपोजल को पास कर दिया. सो इंडिया में लीगल प्रोसेस है पार्लियामेंट से. अगर मैं सऊदी अरेबिया में देखूं तो किंग का सिग्नेचर, बिकॉज दैट इज मोनार्की. अगर मैं से कोई और कंट्री देखता हूं जहां पे डिक्टेटर है, तो डिक्टेटर का सिग्नेचर चाहिए. सो रेटिफिकेशन मींस लीगल वे में आप उस प्रपोजल को पास कर देते हो, और जब लीगल वे में आप उस प्रपोजल को पास करोगे इन योर कंट्री, देन ओनली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. सो अक्टूबर 24, 1945 यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन होता है और 51 नेशन उसको रेटिफाई करते हैं. सो ऐसा कहा जाता है कि जब यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन हुआ तो 51 मेंबर्स थे, और अभी यूनाइटेड नेशन पूरा एक्सपांड हुआ है और उसमें 193 मेंबर्स हैं. तो जितने मेंबर्स स्टार्टिंग में थे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, सो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, विच इंक्लूडेड 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर फ्रांस है, चाइना है, सोवियत यूनियन है, यूके है एंड यूएस है.
एंड 46 कंट्री ने साइन किया था, तो 51 प्लस 46 दैट इज 97 कंट्रीज ने अटेंड किया था सेशन को, एंड दे आर आइदर सिग्नेटरी और रेटिफाइड। तो 46 कंट्री ने जो साइन किया था, बाद में उन्होंने भी अपने कंट्री में जाके इसको रेटिफाई किया। So October 24, 1945 is the foundation day of United Nations. So yesterday was a 75th year which United Nations has completed. Now January 10, 1946 जनरल असेंबली का फर्स्ट मीटिंग होता है। नाउ जनरल असेंबली क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा। हम क्या करते हैं, वहां पे किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लाइक फार्म बिल हुआ, या फिर इंडो चाइना डिस्प्यूट हुआ, या से टैक्सेशन रिलेटेड कोई मैटर है, तो हम पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं। तो जनरल असेंबली भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, इसको एक्रोनियम ऐसे हम देते हैं, यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां पे 193 कंट्रीज जो यूएन के मेंबर्स हैं, दे सिट टुगेदर एंड दे डेलिबरेट ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और रेजोल्यूशन भी पास करती है। और ये यूजुअली सितंबर ऑफ एवरी ईयर मिलती है टॉपिक डिस्कस करने के लिए, बट इस बार मीटिंग जो था वो वर्चुअल था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। बहुत सारी कंट्री अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं सेंड कर पाई, क्योंकि यूएस में ये मीटिंग होता है, और यूएस अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव केसेस यूएस के अंदर है। 4 मेन गोल क्या है यूनाइटेड नेशन का? तो फर्स्ट गोल है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा उसका क्या आफ्टर इफेक्ट था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका क्या आफ्टर इफेक्ट था। अगर हम नंबर ऑफ डेथ काउंट करें जो एस्टिमेटेड है, सो मोर देन 50-60 मिलियन लोगों का डेथ हो गया होगा, यानी 5 से 6 करोड़ लोगों का डेथ हो गया होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंटर वॉर पीरियड में। और ये तो ऑफिशियल फिगर हैं, और भी कितने सारे डेथ हुए होंगे। तो ऑफिशियल जो फिगर है, तो मेरे को लगता है कि इसकी ये एटलीस्ट इसके डबल तो डेथ हुए ही होंगे। तो अगर 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों का डेथ हो रहा है, तो डेट इज वेरी ह्यूज नंबर। और कितने लोग डिसेबल हो गए, कितने लोग जो हैं वो रिफ्यूजीज में हो गए, कितने लोगों को इकोनॉमिक लॉस हुआ। सो मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट goal of United Nations. Another, developing friendly relation among nation. If two country has dispute, okay, we will solve that dispute in an amicable manner. अभी आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना डिस्प्यूट को देखो। पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे हमें सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय करना होता है, और उस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ज्यादा पैसा हमें स्पेंड करना पड़ता है। से इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर फ्रेंडली रिलेशन होता, तो हम उस पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं इंडिया के हेल्थ बजट पे, इंडिया के एजुकेशन बजट पे। तो जितना ज्यादा आपके कंट्री में डिस्प्यूट होगा, से नक्सलाइट एरिया है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिस्प्यूट है, उतना ही ज्यादा डिफेंस पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। एंड अभी हम अपने जीडीपी के क्लोज टू 7 to 8% डिफेंस पे स्पेंड करते हैं। एंड डेट ऑल्सो, अगर मैं ये सिर्फ तो मैं मिलिट्री का बजट कह रहा हूँ, डेट इज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अगर मैं पैरामिलिट्री को ले लूं, अगर से मैं स्टेट पुलिस को ले लूं, तो समवेयर क्लोज टू 14-15% अपने जीडीपी का हम सिक्योरिटी पे स्पेंड करते हैं, इवन मोर देन दैट। सो जितना पीसफुल कंट्री होगा, उतना ही कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अचीविंग इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, लाइक अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या है? टेररिज्म है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कोई भी एक कंट्री इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, हमें सारे कंट्री का कॉपरेशन चाहिए, तब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। लाइक कोई टेररिस्ट ग्रुप है, अफगानिस्तान में उसका हेडक्वार्टर है, सीरिया में ऑपरेट कर रहा है, और उसको फंडिंग किसी और कंट्री से मिल रहा है। तो जब ये तीनों कंट्री के बीच में कॉपरेशन होगा, तभी तो टेररिज्म को हम डील कर पाएंगे, अदरवाइज सिंगल कंट्री तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। Being at the center of harmonizing action of a nation in attainment of this common end. So active collaboration, active cooperation between countries to achieve this goal. So this is how यूनाइटेड नेशन का बर्थ हुआ। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, देन यू कैन आस्क, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं।
सर ट्रिपल एंटिटी में कौन से स्टेट्स हैं? यस हिमांशी बताइए। ट्रिपल एंटिटी में कौन से स्टेट्स हैं? एक तो और टर्की ट्रिपल है। एंटिटी में था, टर्की था, जर्मनी था, और बाकी दूसरे उसके एलाइज थे, मीन्स उसके फ्रेंड्स थे। ओके सर। यस, कुछ और डाउट किसी को? यस बोलिए। सर एक बार जो आपने 1 जनवरी 1942 का बताया था वो बता दीजिए। 1 जनवरी 1942। यस सर। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का एक एग्रीमेंट साइन होता है और वो लोग फिर डिसाइड करते हैं कि जो एलाइड पावर है, तो एलाइड पावर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वार के टाइम पे। ओके सर। ओके, तो आगे हम मूव करते हैं। नाउ यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स क्या हैं? सो 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। फर्स्ट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये पहला ऑर्गन। ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब इसको हमने एबॉलिश कर दिया है। 1997 में ये था, अब 1994 में, सॉरी, हमने इसको एबॉलिश कर दिया है। और ट्रस्टीशिप काउंसिल हमने इसलिए बनाया था कि कोई कंट्री अभी इंडिपेंडेंट नहीं है तो यूनाइटेड नेशन उसको अभी गवर्न करेगा, बट एक बार वो इंडिपेंडेंट हो गया तो वहां पे हम उसको गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ट्रस्टीशिप मीन्स दिस कंट्रीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, सो फॉर टाइम बिंग यूनाइटेड नेशन इज मैनेजिंग इट, बट जब वो कंट्री फ्री हो जाएगा तो ये खुद अपने आप को मैनेज करेगा। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल, बट अब इसको एबॉलिश कर दिया है। तो अभी 5 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड के पीस एंड सिक्योरिटी को देखता है। थर्ड है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट मीन्स सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन के हेड हैं और उनका सारा स्टाफ, तो दैट इज सेक्रेटेरिएट। इसको हिंदी में हम वर्ड यूज करेंगे तो यह हो जाएगा सचिवालय। तो सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन के सारे ऑफिसर्स। देन है जनरल असेंबली। सो जनरल असेंबली इज नथिंग बट ए पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है जहां पे वर्ल्ड के लीडर्स मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं। देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड के सोशल डेवलपमेंट के लिए। एंड देन वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दो कंट्री के बीच में जब डिस्प्यूट है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्प्यूट है, तो वी विल गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो दिस 6 आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल उसको अब हमने खत्म कर दिया है क्योंकि अब उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्लस कुछ एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, लाइक अगर मैं सिक्योरिटी काउंसिल देखूं तो यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स, यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन इन पैलेस्टीन, तो ये इसके एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएससी के। मिलिट्री स्टाफ कमेटी, देन उसके बाद है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों का दोनों सुपरवाइज करता है डिसआर्मेंट कमीशन का। फिर जनरल असेंबली आईएईए को सुपरवाइज करता है, तो डेट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है तो ये उसको ओवरसाइट करेगा, रेगुलेट करेगा। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कोविड-19 पैंडेमिक को लीड कर रहा है, देन आईएमएफ। सो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद जनरल असेंबली एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सुपरवाइज करता है यूनिसेफ को, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूएनएचसीआर ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पे वर्क करता है। देन वी हैव यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। फिर उसके बाद जनरल असेंबली के अंदर मेन कमेटी है, स्टैंडिंग एंड प्रोसीजरल कमेटी, अदर सब्सिडरी कमेटी। सो
ये पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी उसके एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सो एक एक को हम देखते हैं। फर्स्ट है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली कैसा है कि जैसे अभी पार्लियामेंट है, इंडिया का पार्लियामेंट काम क्या करता है, लॉ बनाता है, तो वैसे ही जनरल असेंबली जो है वो वर्ल्ड के लिए पॉलिसी बनाती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओके क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्ल्ड में वुमेन के ऊपर एट्रोसिटी हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्ल्ड में लेबर के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो इट इज ए मेन डेलिबरेटिव, जहां पे किसी टॉपिक के ऊपर, किसी पॉलिसी के ऊपर हम डिबेट करते हैं, डेलिबरेट करते हैं। इट इज पॉलिसी मेकिंग, हम पॉलिसीज बनाते हैं कि जैसे वुमेन का डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे, चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशन। जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन में, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है जनरल असेंबली में, बी इट अ बिग कंट्री, बी इट स्मॉल कंट्री। लाइक स्मॉल कंट्री में देखूं से केनिया है, तो केनिया का वोट भी 1 होगा, और यूएस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री है, उसका वोट भी 1 होगा। तो जनरल असेंबली के अंदर ईच कंट्री हैज 1 वोट, तो ये इक्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन है। So 193 member state of United Nation are represented in General Assembly. Universal representation है and everybody has equal vote. Every year सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मिलता है न्यूयॉर्क में। इसका ये पूरा यूएनजीए का हेडक्वार्टर है। वहां पे डिबेट करते हैं कि ओके वर्ल्ड अभी ये चैलेंज फेस कर रहा है, उस चैलेंजेस को हम कैसे डील करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये रेजोल्यूशन भी पास करते हैं। डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोस ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, नए मेंबर को एडमिट करना, बजटरी मैटर रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी से 193 है, तो इसका 2/3 मेजोरिटी समवेयर 130 प्लस होगा, 2/3 मेजोरिटी। और डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चन बाय सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी दैट इज 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे अभी 190 कंट्री प्रेजेंट है, तो इसका जो सिंपल मेजोरिटी होगा वो 96 होगा। सो सिंपल मेजोरिटी जितने लोग अभी प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उसमें से मेजोरिटी, बिकॉज जब कोई भी मैटर वोटिंग के लिए आता है, जब कोई भी मैटर वोटिंग के लिए आता है, तो आइदर यू कैन से यस फॉर द वोटिंग, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आइदर आप नो कह सकते हो, और आप एब्सटेन कर सकते हो, आप एब्सेंट रह सकते हो। सो डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चन आर बाय सिंपल मेजोरिटी। जनरल असेंबली ईच ईयर इलेक्ट जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, और इनका 1 ईयर का टर्म होता है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ये पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन के हेड होते हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल असेंबली है, देन उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके हेड भी डिफरेंट होंगे, बट पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन के हेड होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो जनरल असेंबली अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है एवरी ईयर, और उनका टर्म होता है 1 ईयर का। सो दिस इज अबाउट जनरल असेंबली। इट इज नथिंग बट, आप इसको जनरल असेंबली के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इट इज नथिंग बट ए वर्ल्ड पार्लियामेंट। उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का सोल पर्पस है वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अगर कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर अटैक करता है, वार में इंगेज है, तो मिलिट्री सॉल्यूशन भी ढूंढना उसके लिए। सो सिक्योरिटी काउंसिल one of the most powerful organization of United Nation. It is mandated for maintaining peace and security of the world. So maintenance of international peace and security, इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। Each member has 1 vote. All member state are obligated to comply with council decision. Council का जो डिसीजन होगा, जैसे से 15 मेंबर्स हैं, तो 13 मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें सीरिया में जाके वार करना चाहिए, 2 मेंबर अपोज कर रहे हैं कि नो वी शुडंट गो टू सीरिया, लेकिन मेजोरिटी मेंबर तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बार ये प्रपोजल पास हो गया, देन एवरीबडी हैज टू गेट इन्वॉल्व्ड इन इट।
तो मीटिंग के अंदर आपने क्या वोट किया नहीं वोट किया डजंट मैटर, बट एक बार वो प्रपोजल पास हो गया देन यू हैव टू वर्क टू एक्टिवली इंप्लीमेंट दैट थिंग। इट इज सेम लाइक अ कैबिनेट मीटिंग में आप कुछ भी कहो, आप अपोज करो सपोर्ट करो डजंट मैटर, बट एक बार जब कैबिनेट में कोई प्रपोजल पास हो जाता है तो देन यू हैव टू इंप्लीमेंट इट एनी हाउ। Security Council take lead in determining existence of threat to peace or act of aggression like terrorism, like civil war, like human right violation. It call upon parties means countries, those who are involved in the dispute, to settle it by peaceful manner and recommend method of adjustment or terms of settlement. In some cases, Security Council can resort to imposing sanction और इवन ऑथोराइज, जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया था सिक्योरिटी काउंसिल ने, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था। सिक्योरिटी काउंसिल हैज अ प्रेसिडेंसी विच रोटेट एंड चेंज एवरी मंथ। 15 मेंबर हैं तो प्रेसिडेंसी चेंज होते रहता है मेंबर्स के बीच में, एंड मंथली प्रेसिडेंसी होता है कि जनवरी में कोई और होगा, फरवरी में कोई और होगा, ये इस तरीके से चेंज होता है। अब सिक्योरिटी काउंसिल का अगर मेंबरशिप देखें तो जैसा मैंने आगे बताया था इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट मेंबर होता है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होता है। अब ये 5 परमानेंट कौन मेंबर है, तो आगे जब यूनाइटेड नेशन का बर्थ में बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि बिग 4 फ्रांस ऑफ एलाइड पावर, जो बिग 4 थे, तो उसमें है यूएस और यूके। ये दोनों तो फाउंडर मेंबर्स हैं, एटलांटिक चार्टर में इन्होंने रिलीज किया था। देन उसके बाद चाइना है और यूएसएसआर था, बट यूएसएसआर पूरा कोलैप्स हो गया। यूएसएसआर वाज ग्रुपिंग ऑफ कंट्री जिसमें 15-16 कंट्रीज रशिया के लीडरशिप में वर्क कर रही थी, बट वो ग्रुपिंग पूरा खत्म हो गया 1990 में। तो अब रशिया बचा, तो रशिया को हमने यूएसएसआर का सीट दे दिया। तो बिग 4 ऑफ एलाइड पावर प्लस फ्रांस, क्योंकि फ्रांस भी सपोर्टर था एलाइड पावर का। तो परमानेंट मेंबर्स 5 मेंबर्स होते हैं, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, एंड इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर मींस एक नेगेटिव पावर होता है। जब भी वीटो वर्ड यूज करते हैं तो डेट इज नेगेटिव। जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरे पास वीटो पावर है, तो कोई भी प्रपोजल आया, मैं अगर अपना वीटो यूज करूंगा तो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, पास नहीं होगा। तो से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रपोजल आता है, 15 मेंबर हैं, 14 मेंबर इसको सपोर्ट करते हैं, बट चाइना कहता है कि मुझे इसको सपोर्ट नहीं करना, तो ये प्रपोजल नहीं पास होगा, बिकॉज चाइना के पास वीटो पावर है। जिसके पास वीटो पावर नहीं है तो वो अगर अपोज करता भी है तो डजंट मैटर। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रपोजल पास होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। कंडीशन नंबर 1, आउट ऑफ 15 मेंबर 9 मेंबर शुड सपोर्ट, at least we should have support of 9 member out of 15, and second, no veto use होना चाहिए। जो P5 मेंबर है, परमानेंट 5 मेंबर है, कोई भी वीटो यूज ना करें। तो परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है और लाइफ टाइम मेंबरशिप है। 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं, उनका 2 ईयर का टर्म होता है, 2 ईयर के बाद फिर से नए मेंबर इलेक्ट होते हैं, एंड every year 5 new members are elected। जैसे अभी 2020 है तो 5 मेंबर इलेक्ट होंगे और इनका टर्म होगा 2022 तक। देन 2021 में फिर से 5 मेंबर इलेक्ट होंगे और इनका टर्म होगा 2023 तक, मीन्स 2 साल का टर्म होता है और एवरी ईयर इलेक्ट होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सो टोटल 10 मेंबर है, जो आगे मैंने बताया था। अफ्रीका से 3 कंट्रीज, एशिया से 2 कंट्री, 5 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया, जिसमें से 1 सीट हम रिजर्व करते हैं अरब कंट्रीज के लिए। अब अरब कंट्रीज कौन सी है? जो कंट्रीज अरेबियन पेनिनसुला में रहती है, सऊदी अरेबिया, कतार, सुदान, इजिप्ट, और जो लोग अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं। सो 1 सीट ईच फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम एशिया हम अरब कंट्री के लिए रिजर्व रखते हैं। सो अरब कंट्री स्प्रेड है एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। देन ईस्टर्न यूरोप से 1 कंट्री, ईस्टर्न यूरोप जो रशिया के पास है, लाइक पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया, ये सब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है।
फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, ये सब वेस्ट यूरोपियन कंट्री है। 2 लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन नेशन। अब कैरेबियन नेशन जैसे मैक्सिको हो गया, या बारबाडोस हो गया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो गया, जमैका हो गया, ब्राजील हुआ, अर्जेंटीना हुआ, पेरू हुआ, चिली हुआ। तो इसको अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज कहो तो सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन नेशन, एंड 2 सीट वेस्ट यूरोपियन कंट्री एंड अदर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंड वेस्ट यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस, ये सब वेस्ट यूरोपियन कंट्री है। इवन ईयर में, जैसे इवन ईयर है 2020, ओड ईयर है 2021। तो इवन ईयर में अफ्रीका से 2 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर को इलेक्ट करते हैं, एशिया पैसिफिक से 1 को इलेक्ट करते हैं, और लैटिन अमेरिका से 1 इलेक्ट करते हैं। देन ओड ईयर में 2 वेस्ट यूरोपियन से, 1 अफ्रीका से, 1 एशिया पैसिफिक से, और 1 लैटिन अमेरिका से एडमिट करते हैं। सो नॉन परमानेंट मेंबर का इस वे में कंपोजिशन है। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये 3rd इंपॉर्टेंट और मेन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्ल्ड के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। सोशल डेवलपमेंट लाइक अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। 2 कंट्री के बीच में ट्रेड को लेके इनइक्वालिटी है, ट्रेड को लेके डिस्प्यूट है, उसको लेके हम वर्क करेंगे। जैसे इसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं नाम कहूँ तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कैसे वर्क करता है। जैसे एक इसका एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्क करता है वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, सो ये सॉफ्ट लोन देते हैं कंट्रीज को फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। देन इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड में वैक्सीन का डेवलपमेंट करती है। वर्ल्ड में अगर कोई हेल्थ क्राइसिस आया, जैसे अभी कोरोना वायरस है, इससे पहले इबोला वायरस था, उससे पहले जीका वायरस था, तो ऐसे कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आता है तो उसके लिए वर्क करता है। या फिर HIV एड्स है, या फिर टाइफॉइड है, कोलेरा है, मलेरिया है, उसके लिए लोग वर्क करते हैं। तो प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग and recommendation on economic, social and environmental issue as well as implementation of internationally agreed development goal। अभी हम कौन सा डेवलपमेंट गोल को फॉलो कर रहे हैं, तो डेट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2015 से ये स्टार्ट हुआ और टिल 2030 तक है, 2016 है, 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2030। तो ये सेट ऑफ 17 गोल्स है जो हमें अचीव करना है 15 इयर्स में। इससे पहले हमारे पास था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, 2001 से लेके 2015 तक हमें इसको अचीव करना था, और इसके अंदर सेट ऑफ 8 गोल था। तो अगर हम कोई इंटरनेशनल गोल बनाते हैं तो उस गोल को हम कैसे अचीव करें, कंट्री कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगी सो दैट उस गोल को हम अचीव कर पाए। तो इट सर्व एज सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर एक्टिविटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम and its specialized agency in economic, social and environmental field, supervising subsidiary and expert body, कि कैसे आप इस गोल को अचीव करो, कैसे इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करो, how to better coordinate between countries. It has 54 members and they are elected by General Assembly for overlapping 3 year of terms, कि each का 3-3 साल का term होता है। United Nations Central Platform for Reflection, Debate and Innovative Thinking on Sustainable Development. Sustainable Development क्या होता है? The nature of development should be such that presently जो हम resources को enjoy कर रहे हैं, the same resources should be available to future generation. जिस वे में, जिस मैनर में हम resources को utilize कर रहे हैं, in same manner ये future generation को भी available होना चाहिए. So this is sustainable development. नेक्स्ट आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का बेसिक पर्पस ये था, कुछ कंट्री बहुत वीक थी, कुछ कंट्री बहुत पुअर थी,
क्योंकि वहां पे कॉलोनियल्स पावर रूल कर रहे थे, फ्रांस रूल कर रहा था, ब्रिटेन रूल कर रहा था। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन लिया कि हम डीकोलोनाइजेशन लेके आएंगे, यानी कंट्री को कॉलोनी से फ्री कर देंगे। लेकिन जैसे कि इंडिया ब्रिटिशर से फ्री हो गया, लेकिन हमारे पास उस समय लीडर्स थे, इंडिया के पास कैपेसिटी था, तो ब्रिटिशर से हम फ्री हुए तो डायरेक्टली हमारा सेल्फ रूल हो गया। इंडियंस अपने लीडर्स को इलेक्ट करने लगे और वो लीडर्स इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करने लगे। बट हो सकता है किसी और कंट्री के पास ऐसे लीडर्स ना हो, किसी और कंट्री के पास ऐसे रिसोर्सेज ना हो, तो से आज कोई कंट्री फ्री होता है, उसके बाद हम उसको 10 से 15 साल यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में रखते हैं और फिर वहां पे हम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल बेसिकली इसका पर्पस ये था कि जो कंट्री अभी नई नई इंडिपेंडेंट हुई है तो उसको हम सुपरवाइज करें, उसको डेवलपमेंट करें, एंड देन आफ्टर से सम टाइम हम वहां पे सेल्फ गवर्नमेंट रूल लेके आए, वहां के लोगों को ही पावर दे दें। तो 1994 में 13-14 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन के ट्रस्टीशिप काउंसिल में थी, तो वो सब जगह पे सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 में कंप्लीट एबॉलिश हो जाता है। तो टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरी दैट हैज बीन प्लेस्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट, any 7 member state, and ensure that adequate steps were taken to prepare territory for self-government and independence. By 1994, all trust territory have achieved self-government or independence. तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1 नवंबर 1994 को एबॉलिश कर दिया था। So by the resolution adopted on 25th May, Council amended its rule and procedure to drop the obligation to meet annually and agreed to meet as the occasion arise. So now ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऑपरेशन को हमने सस्पेंड कर दिया है, बिकॉज अब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो ट्रस्ट टेरिटरी है। अगर कोई फ्यूचर में ट्रस्ट टेरिटरी आती है तो फिर से ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने ऑपरेशन को कमेंस करेगा। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होता है, ऐसे डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। लेकिन किसी इंडिविजुअल के ऊपर कुछ एलिगेशन है, लाइक श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, वहां पे तमिलियन पेट्रोसिटी कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं या ह्यूमन राइट काउंसिल में जा सकते हैं। सो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम जाते हैं या किसी कंट्री के अगेंस्ट भी कंप्लेन करना है तो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूएनएचसीआर ह्यूमन राइट काउंसिल में जा सकते हैं। बट दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है तो फॉर दैट यू हैव टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिया का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, हेग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। It is one of the 6 principal organ of UN, not located in New York. बाकी सारे जो है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। कोर्ट का फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय इट बाय स्टेट एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चन रेफर्ड बाय ऑथोराइज्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो दिस इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ लास्ट, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट इज नथिंग बट यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उन सबका एक ग्रुपिंग है। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट को हेड कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो सेक्रेटेरिएट कंप्राइज सेक्रेटरी जनरल एंड 1000 ऑफ वर्कर्स एंड स्टाफ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जनरल असेंबली, यूएनएससी, सारे के सारे स्पेशलाइज्ड एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी जनरल चीफ ऑफिसर होते हैं और इनके पास 5 ईयर का रिन्यूएबल टर्म होता है। इसके स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, इंटरनेशनली लोकली रिक्रूट करते हैं। सो सेक्रेटेरिएट इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो दिस इज ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसमें से किसी में कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। Sir, Yes. sir, can we state UN as a NFPO? UNS, NFPO, non-for-profit organization.
Yes, it is non-for-profit organization. It is a multilateral organization which is mandated to solve a global problem. Okay, sir. All right. सर जो बीएसएनएल की कंपनी का केस था वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था ना, क्रिमिनल की जगह पे। कौन सा बीएसएनएल का था? इंडिया गवर्नमेंट और बीएसएनएल का। नहीं, बीएसएनएल और इंडिया गवर्नमेंट का कैसे केस होगा? बीएसएनएल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। आप अगर शायद वोडाफोन बोल रहे हैं। वोडाफोन, हाँ सर, वोडाफोन, तो सॉरी। वोडाफोन तो इसमें क्या था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। देखो, जो कंट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट है, सपोज इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। बट एक कंपनी और कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट क्या है कि इंडिया वोडाफोन से कुछ टैक्स मांग रहा है और वोडाफोन कह रहा है कि नहीं, ये टैक्स देने के लिए मैं तो लायबल हूं नहीं। तो इसके लिए हम गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और क्रिमिनल ऑफेंस कब होता है? जैसे कि आपने किसी को पैसा दिया और वो आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आपको पुलिस कंप्लेन करना है, तो वो एक सिविल ऑफेंस होगा, सिविल सूट होगा। लेकिन किसी ने आपके घर में मर्डर कर दिया है और फिर आप पुलिस कंप्लेन करेंगे, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जाते हैं, जैसे कि राइट हो रहा है, ह्यूमन राइट वोल्यूशन हो रहा है, किसी कम्युनिटी है उसके वो डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्सफुली, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। बट पैसे का जो भी लेन देन है, टैक्सेशन का जो भी है, वो तो सिविल ऑफेंस हुआ ना। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए थे। ओके सर। यस। So are the countries bound to follow the verdict of International Court of Justice? No, it is just an advisory. Because each country is a sovereign. India is a sovereign country, and whatever decision pertaining to India will be taken by Parliament of India, because people of India have authorized Parliament to take a decision on their behalf. So there should be no authority above Parliament of India, because India is a sovereign country. In the same manner, all the other countries of the world, they are also sovereign in their own respect. So we cannot create any organization which should supersede this thing. So whatever may be the judgment of International Court of Justice, that is not legally binding, but that is a morally binding. Yes. Like, if US is not complying with the decision of International Court of Justice, why Kenya will comply? Why say Zimbabwe will comply? And then in after say 10-15 years, the International Court of Justice will lose its relevance. So whatever is the decision of UN, whatever is the decision of International Court of Justice, this is just a morally, countries are morally obliged to follow this thing. So suppose like you explained that there is the role of majority things. Suppose like not supposedly in China the human rights violation which is happening, all of the countries are aware about it, right? Like if we take example of Rohingya refugee crisis. Correct. Okay, they are completely denying that this type of thing is not existing, while all the countries of the world are aware that these things are happening. So and the major purpose of United Nations was to protect human rights, right? Correct. So don't you think that this is a very major limitation on International Court of Justice? Yes, this is a limitation. Reason is United Nations will stay relevant till country respect its mandate. But if countries are not respecting its mandate, if countries are misusing that thing, then United Nations will not stay relevant. Right now, in present time, United Nations is fighting for its relevance, because Yes. each and every countries are there fighting for their own benefit. Like China is in Syria, Russia is in Syria, Europe, America is in Syria. Nobody is there for development of Syrians, but they are there to just fulfill their own agenda. So right now, United Nations is pulled in different direction by different interest. So we should try to keep United Nations as neutral as possible. मालदीव्स का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर अटैक हुआ और उस अटैक में उनकी वाइफ इंजर्ड हो गई। एंड उस केस में मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। बाद में पता चला कि मालदीव्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ही वाज द हेड ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी टू किल प्रेसिडेंट। देन वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट, मालदीव्स का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, यू कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अप्रूविंग द चार्जेस। तो देन मालदीव्स गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जज को अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने वहां पे वॉइस रेज किया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो सपोज अगर हम इंस्टीट्यूशन को ऐसे बनाते हैं तो फिर व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंस्टीट्यूशन? दे आर बाउंड टू फेल। बट इन आवर कंट्री अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चीज बोलता है तो नोबडी हैज करेज कि डिनाई दैट थिंग, और एवरीबडी हैज टू कंप्लाई दैट थिंग। तो दैट्स व्हाई जितना इंस्टीट्यूशन हमारा स्ट्रांग होगा उतना ही इंस्टीट्यूशन का क्रेडिबिलिटी होगा। तो यूनाइटेड नेशन राइट नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, ट्रस्ट क्राइसिस। यूनाइटेड नेशन को ऐसा भी कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन इज द 51st स्टेट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूएस के अंदर 50 स्टेट है और 51st स्टेट है यूनाइटेड नेशन। जो यूएस कहता है उस हिसाब से वो वर्क करती है। So, on what basis China was given a permanent membership of Security Council? Because China was very active during World War II, and China was supporting Allied power, and China was very instrumental in fighting with Japan. Because अगर चाइना जापान के साथ नहीं फाइट किया होता तो जापान ने पूरी इंडिया को कैप्चर कर लिया होता। टिल नागालैंड, मणिपुर तक जापान के फोर्सेस आ गए थे, म्यांमार को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो अगर इंडिया को वो कैप्चर कर लेते हैं तो ब्रिटेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट ऑफ पावर चला जाता। तो दिस वाज जस्ट, चाइना वाज गिवन सीट इन एज ए परमानेंट मेंबर, एज ए रिकॉग्निशन फॉर चाइना कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड वॉर II। Okay, thank you. या कुछ और डाउट किसी को? Sir, यस। sir, UNHRC is subsidiary to which organization, like which body? ये है शायद UNGA का है। And sir, we also saw that there was a organization like India and Pakistan, subsidiary organization. So sir, who all are the members of that organization? Some neutral observer from United Nation, some member representing India and Pakistan. ये पूरा डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है और वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेट इज डिटरमाइंड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। Any new organization is created, so United Nations General Assembly will determine its composition, its structure, who can be president, what is the term of president, what will be the objective agenda of that organization. So like what is the work of that organization? If there is a dispute between two countries, say India and Pakistan के बीच में कुछ dispute है, say border dispute है, terrorism का dispute है, तो उन दोनों के बीच में talk को facilitate करेगा। All right, sir. Thank you, sir. It will act like empire. Empire कैसे होता है कि बॉलर ने बॉलिंग किया और वो कहेगा कि I think the ball has hit wicket. बैट्समैन कहेगा कि no, I am denying that thing. बॉल विकेट को नहीं हिट किया। तो what empire will do? Empire will give a neutral opinion. But empire अगर किसी के साइड होता तो suppose empire बैट्समैन के साइड होता तो बैट्समैन को सपोर्ट करता, बॉलर के साइड होता तो बॉलर को सपोर्ट करता। Okay? All right, sir. Thank you, sir. Yes. कुछ और डाउट किसी को? ओके, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ यूनाइटेड नेशन को हमने क्रिएट किया था, यूनाइटेड नेशन को हमने क्रिएट किया था 1945 में, एंड राइट नाउ वी आर इनटू 2020। क्या यूनाइटेड नेशन ने अचीव किया? कहाँ पे यूनाइटेड नेशन फेल हुआ और उसको हम असेसमेंट करते हैं। So at the time of formation, United Nation के 51 member state थे. Right now we have 193 members. So you can say this is a very credible achievement. No organization in this world अभी ऐसा है जिसका membership इतना widespread है। United Nation ने different independence movement को support किया था, decolonization of a different country, like decolonization of countries of Asia and Africa जहाँ पे colonial power rule कर रहे थे। So this is a strong achievement of United Nations membership expansion. Now year wise अगर हम achievement को देखें, many global issue like health, environment, women empowerment,
इन सब के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन ने बहुत अच्छे से वर्क किया। लाइक अभी अगर आप क्लाइमेट चेंज पे देखो या फिर कोविड-19 पैंडेमिक पे देखो, तो इस पे यूनाइटेड नेशन ने काफी अच्छे से वर्क किया है और काफी हद तक कंट्रोल भी किया है। नो डाउट पूरी तरीके से इसको ठीक नहीं किया है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन कोई स्टैंड अलोन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट नीड सपोर्ट ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स का जितना सपोर्ट होगा उतना प्रॉपर वे में यूनाइटेड नेशन वर्क करेगा। तो कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशन का, 1946 में इट हैज पास्ड रेजोल्यूशन टू कमिट टू एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करने के लिए इसने रेजोल्यूशन पास किया था, बिकॉज यूएस ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन थ्रो किया था एंड वी हैव सीन द कंसिक्वेंसेस कि आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी। सनोवर, आप अपने ऑडियो को प्लीज म्यूट कर दो। सो हमने कंसिक्वेंसेस देखा था कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रो किया था और उसकी वजह से आज भी वहां पे जो बच्चे बॉर्न होते हैं, सो दे आर बॉर्न विथ डिफेक्ट, दे आर बॉर्न विथ डिफॉर्मिटीज। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हमने किया, WHO, टू डील विथ कम्युनिकेबल डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, HIV। काफी डिसीजेस को हमने एलिमिनेट कर दिया है, लाइक लेप्रेसी को, पोलियो को। एट प्रेजेंट WHO इज डीलिंग विथ कोरोना वायरस पेंडेमिक और पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करता है। 1950 we have created High Commissioner for Refugee to take care of millions who has been displaced due to World War II। अभी भी जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैं एक आपको डेटा दूंगा, दैट इज वेरी शॉकिंग डेटा। 2015 में वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट आया था, तो उस समय डेटा रिलीज हुआ था। तो राइट नाउ वर्ल्ड में 58 मिलियन पॉपुलेशन इज डिस्प्लेस्ड। मीन्स वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे उनको कंट्री का स्टेटस ही नहीं है। लाइक एग्जांपल मैं बताऊं, रोहिंग्या इन म्यांमार, वहां पे जो बुद्धिस्ट हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी किया गया, तो रोहिंग्या भाग के बांग्लादेश में आते हैं। तो अगेन बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अभी इंडिया में वो रह रहे हैं ऐसे रिफ्यूजी के स्टेटस की तरह। रिफ्यूजी को कंप्लीट सिटीजनशिप नहीं मिलता। सेम वे में सीरिया, इराक से लोग भाग के डिस्प्लेस होके और वो लोग यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, अगेन दे आर नॉट गेटिंग कंप्लीट सिटीजनशिप। सो refugee या displaced people, they are 58 million right now, and this is the largest displacement after Second World War। और अभी तो कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर हो भी नहीं रहा है, then also we have huge number of displacement। and अगर जितने भी लोग अभी डिस्प्लेस हो रहे हैं उनका अगर मैं कंट्री बना दूं तो they will be 24th populous country of the world। so इतने लोग अभी वर्ल्ड में डिस्प्लेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सिविल वार, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। सो इन 1950 यूनाइटेड नेशन हैव क्रिएटेड हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। Then 1972 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड और उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग दिस थिंग। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम वर्ल्ड के इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करता है। इसके इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, स्टॉकहोल्म एग्रीमेंट है, मीनामाता कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन है। सो इंपॉर्टेंट इसके एग्रीमेंट है। 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमने एस्टैब्लिश किया टू प्रोसिक्यूट दोज हु हैव कमिटेड वार क्राइम, जिनोसाइड एंड अदर एट्रोसिटी। तो ये सब ह्यूमन राइट वोलेशन है। यूनिसेफ हमने क्रिएट किया है, विच प्रोवाइड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस विथ क्लीन वाटर एंड मिलियंस मोर विथ लाइफ सेविंग फूड एंड इम्यूनाइजेशन। सो दिस हैज बीन अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ओवर द ईयर। कुछ और अचीवमेंट को देखते हैं। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने अडॉप्ट किया था। तो इसने बताया था कि क्या बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए, तो इसके अंदर 30 ह्यूमन राइट्स को इन्होंने लिस्ट किया था। Human rights are set of right which will help us to live our life with dignity। जैसे right to freedom है, right to religion है, right to equality है। So ये 30 human rights को इन्होंने लिस्ट किया था। 1951
इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजी, इसको स्ट्रेंथन हमने किया था, रिफ्यूजी के साथ एक्सप्लोटेशन ना हो, रिफ्यूजी का ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो। देन 1956 फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन हमने स्टैब्लिश किया था। पीस कीपिंग मिशन क्या होता है, से सीरिया है, सूडान है, इराक है, वो डिस्टर्ब रीजन है, तो वहां पे पीस लाने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स वहां पे फाइट कर रहे हैं, तो पीस लाने के लिए यूनाइटेड नेशन अपने फोर्स को भेजता है, तो उसको कहते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स। और यहाँ पे हम एक प्राउड फील कर सकते हैं कि यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा अगर मिलिट्री पर्सनल कोई कंट्री प्रोवाइड करता है तो दैट इज इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोगों को पीस कीपिंग मिशन पे सेंड करता है। 1957 IAEA का क्रिएशन हुआ, वर्ल्ड में एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसको रेगुलेट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, दे आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जैसे आज मेरे पास गन है तो मैं गन को यूज करता हूं तो उससे मैं 10-15 लोगों को मारूंगा, बट आज अगर मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करता हूं तो आई कैन किल थाउजेंड ऑफ पीपल एंड, और ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा जनरेशन टू जनरेशन ऑल्सो। 1958 प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ पीपल, उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगा, तो फंडिंग का हमने एक प्रॉपर अप्रोच एस्टैब्लिश किया। Then 1959 जनरल असेंबली इंडोर्स्ड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वर्ल्ड चिल्ड्रन। Then 1960 डिक्लेरेशन ऑन ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड इट्स पीपल, यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली स्टैंड लिया अगेंस्ट कोलोनाइजेशन कि हम डीकोलोनाइज करेंगे। 1965 इंटरनेशनल कन्वेंशन और एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे साउथ अफ्रीका इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। देन 1966 सिक्योरिटी काउंसिल को हमने एक्सपांड किया। अर्लियर सिक्योरिटी काउंसिल में 11 मेंबर्स थे, 5 परमानेंट 6 नॉन परमानेंट, और इसको हमने एक्सपांड करके 15 मेंबर किया, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। 1969 यूनाइटेड नेशन प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस मींस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर को आप देखोगे, दिस इज अर्थ सरफेस जिसके ऊपर हम हैं। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर मीसोस्फियर, फोर्थ लेयर आइनोस्फियर और फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फियर। सो ट्रोपोस्फियर है 0 to 10 किलोमीटर, देन 10 किलोमीटर to 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर, 50 किलोमीटर टू आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट समथिंग लाइक 400 किलोमीटर है, और 400 किलोमीटर से शायद 1000 किलोमीटर तक है आइनोस्फियर है। इसके बियॉन्ड वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं आउटर स्पेस। सो आउटर स्पेस इज अ रीजन आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर। सो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 4 लेयर को कंसिडर करते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर। एक्सोस्फियर रिमोटली अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है और फिर जाके वो आउटर स्पेस के साथ मर्ज कर जाता है। तो आउटर स्पेस में मार्स पे मिशन लॉन्च करना है, वीनस पे मिशन लॉन्च करना है, मून पे मिशन लॉन्च करना है, ओके कोई भी कंट्री मिशन अपना लॉन्च कर सकता है बट उसको वो नुकसान ना पहुंचाए। देन 1968 नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन हमने पास किया था, तो इस ट्रीटी को हम कहते हैं NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, विच मीन्स कोई भी कंट्री उसको यूरेनियम का सप्लाई चाहिए, कोई भी कंट्री है उसको थोरियम का सप्लाई चाहिए, तो दैट कंट्री हैव्स टू साइन एग्रीमेंट दैट इस न्यूक्लियर मटेरियल को मैं यूज करूंगा ओनली फॉर पीसफुल पर्पस, मैं इसको वेपन बनाने के लिए यूज नहीं करूंगा। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कंट्री हैज टू गिव कमिटमेंट बिफोर प्रोक्यूरिंग न्यूक्लियर मटेरियल दैट इट विल यूज इट ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। 1969 जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया फॉर सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। 1972 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका हमने फॉर्मेशन किया था और आज क्लाइमेट में ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज है, डेसर्टिफिकेशन है, कोई भी मैटर है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काम कर रहा है। UNEP के
चार बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। एक कन्वेंशन है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। दूसरा है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। मीन्स डिसर्टिफिकेशन ये होता है जब सोइल का फर्टिलिटी बहुत कम हो जाता है। फिर एक है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। स्टार्टिंग में गलती से मैंने 4 कह दिया था, 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। नहीं, एक और है शायद, हाँ सॉरी, एक और है, डेट इज रामसार कन्वेंशन। तो रामसार कन्वेंशन ये वेटलैंड के लिए है। तो 4 कन्वेंशन यूएनईपी का। देन 1976 में वैनकोवर कनाडा में कोई प्लेस है, वैनकोवर डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड प्लान ऑफ एक्शन, ये हमने एडॉप्ट किया था। 1977 में यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरिंग एडिक्वेट वाटर फॉर अर्थ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। 1979 कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल। 1981 फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। लाइक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल है नेपाल आप ले सकते हो, या फिर कीनिया ले सकते हो, मोजाम्बिक ले सकते हो, दे आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। 1982 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ओशन, ओशन के रिसोर्सेज को कैसे माइन करें, ओशन के रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लोर करें सो डैट वहां के लिविंग बींग्स को नुकसान ना हो। Then 1984 providing urgent aid to continent in crisis. 1987 state come together to stop depletion of ozone, और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमने साइन किया था, डेट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो रेस्ट्रिक्ट करेगा कि जो भी सब्सटेंस ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे। 1988 one of most important year for climate change, intergovernmental panel on climate change, तो जिसका एक्रोनियम है IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक थिंक टैंक है, जैसे कैसा अभी नीति आयोग थिंक टैंक है, और नीति आयोग थिंक टैंक है, और नीति आयोग वर्क करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है। तो वैसे ही इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो यूनाइटेड नेशन का थिंक टैंक है, और यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज के लिए स्टडी करता है, अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, सो दैट यूनाइटेड नेशन प्रॉपर एक्शन ले पाए। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन होता है, जहां पे कंट्रीज अगर मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन, इन सबको अगर टेस्ट करती है तो उसके ऊपर बैन लगाया गया है, सो दैट वर्ल्ड एक न्यूक्लियर ऑफेंसिव ना हो जाए। आपको सब ये याद नहीं रखना है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि यूनाइटेड नेशन ने अचीव क्या किया। तो अगर इनकेस कभी ऐसा आता है कि यूनाइटेड नेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें से कोई भी 4-5 एग्जांपल को यूज करके और आप बता सकते हैं कि दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंस इट्स फॉर्मेशन। कहाँ पे वो फेल हुआ है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टारगेट करेगा। 1998 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश होता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर किसी जगह पे जिनोसाइड, वार लाइक क्राइम होता है तो उसको टैकल करेगा। 2000 में यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिफाइन होता है। 2001 में कंट्री HIV एड्स एपिडेमिक से डील करने के लिए रिस्पॉन्स अपना बनाती है। 2005 बिल्डिंग पीस इन द कंट्री इमर्जिंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। 2006 ह्यूमन राइट काउंसिल, उसका नाम चेंज करके हम कमीशन ह्यूमन राइट काउंसिल नाम हम रखते हैं, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट है उसका नाम चेंज करके। देन 2008 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एडॉप्ट हमने किया है। फिर 2010 में यूएन वुमेन एस्टैब्लिश हमने किया है, वुमेन राइट के साथ फाइट करने के लिए, वुमेन के राइट को प्रमोट करने के लिए। देन 2012
रियो +20, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन लिया था। 2013 में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था कि पोस्ट डेवलपमेंट एजेंडा क्या होगा, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। सो पोस्ट डेवलपमेंट एजेंडा, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल खत्म हो जाएगा तो हाउ वी विल प्रोसीड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देन 2014 फर्स्ट एवर यूएन इमरजेंसी हेल्थ मिशन फॉर्म होता है इबोला वायरस को कॉम्बैट करने के लिए। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हम साइन करते हैं। 2018 ग्लोबल रिस्पांस टू माइग्रेशन। 2019 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 से 2030 तक इम्प्लीमेंट होगा, उसको ट्रैक कैसे करें कि वेदर वो गोल हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे हैं। एंड लास्ट इन 2020 कोविड-19 के साथ फाइट के लिए यूनाइटेड नेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो दिस हैज बीन अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंस इट्स फॉर्मेशन 1945 टिल 2020। काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है यूनाइटेड नेशन का कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफेंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में कंक्लूड होता है एंड उसके 20 इयर्स में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। बट अभी हम 75 ईयर के बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, बट अभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना तो नियर पॉसिबिलिटी दिख रहा है और ना ऐसा अकर हुआ है। तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट कि वर्ल्ड में पीस रखना और वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना। बट यूनाइटेड नेशन फेल भी हुआ है बहुत जगह पे। अब कहाँ पे यूनाइटेड नेशन फेल हुआ है मैं वो आपको बताता हूँ। 1994 में रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे जिनोसाइड हुआ था। तो उस जिनोसाइड को यूनाइटेड नेशन नहीं रोक पाया था। वहां के जो डिक्टेटर थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर को घुसने ही नहीं दिया था उन्होंने। सेम वे नॉर्थ कोरिया में भी आज ह्यूमन राइट वोलेशन होता है तो यूएन कुछ नहीं कर पाता है और वो एक म्यूट स्पेक्टेटर है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लोग वो कंट्रीज में जाते हैं, अगर कन्फ्लिक्ट रीजन है तो वहां पे पीस लेके आते हैं। तो इनके ऊपर भी एक्यूजेशन लगा है सेक्सुअल मिसकंडक्ट का कोंगो के अंदर, कंबोडिया के अंदर, हैती के अंदर, कि ये लोग वहां पे जाते हैं और वहां के फीमेल के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, मोलेस्टेशन करते हैं, रेप जैसे चार्जेस लगे हैं। तो यूनाइटेड नेशन भी सेटिस्फैक्टरली इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। सूडान में और साउथ सूडान के बीच में, सूडान और साउथ सूडान के बीच में सिविल वार इरप्ट हुआ था, तो वो सिविल वार को भी यूनाइटेड नेशन ठीक से टैकल नहीं कर पाया। बिटवीन 1945 से 1990 के बीच में कोल्ड वार था, यूएस वर्सेस यूएसएसआर, तो उसको भी यूनाइटेड नेशन जो है वो ठीक से टैकल नहीं कर पाया। 1990 to 2008 18 ईयर्स तक यूएस का हेजेमनी था, यूएस का डोमिनेंस था वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में। यूएस ने कंप्लीट अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यूएस ने कंप्लीट इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अभी वो सीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसमें भी यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया। यूनाइटेड नेशन फेल्ड टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट एब्यूसेस इन म्यांमार अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम, इन जिनजियांग, चाइना का रीजन है, लद्दाख से ज्वाइनिंग रीजन है, तो वहां पे जो यूगुर रिबेल्स हैं उनके अगेंस्ट चाइना एट्रोसिटी करता है और ये स्टेट स्पॉन्सर एट्रोसिटी है, उसको भी यूनाइटेड नेशन नहीं रोक पाया। सो मिक्स रिजल्ट है यूनाइटेड नेशन का, बट अचीवमेंट इज मोर कंपेयर टू फेलियर। सो दिस इज असेसमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके, आगे हम मूव करते हैं। बस ज्यादा नहीं है, जल्दी अब खत्म हो जाएगा, ये पेशेंस रखना। या यस बोलिए, क्या तो डाउट जो यूएस हेगेमोनी है ये सीरिया को कर रही है, हाँ। तो फिर यूएन क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही इसको? क्यों नहीं यूएन प्रोटेक्ट कर पा रहे उनको? यूएन इसलिए नहीं प्रोटेक्ट करता है क्योंकि यूएन को जो फंडिंग मिलता है तो 30% से ज्यादा यूएस फंडिंग करता है। तो अगर यूएस फंडिंग नहीं करेगा और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा फंडिंग जो है वो यूएस करता है, सेकेंड लार्जेस्ट है जापान 19% फंड करता है, थर्ड लार्जेस्ट है जर्मनी 12% फंड करता है। आप तीनों को ऐड करो, 19 + 12 31, 31 + 30 61% फंडिंग यूएस और उसके दो फ्रेंड ही कर रहे हैं।
बाकी अगर मैं फ्रांस ब्रिटेन को ले लूं तो 80-85% होगा। तो यूएन अगर यूएस के अगेंस्ट जाएगा तो वो फंडिंग रोक लेगा, और फंडिंग रोक लेगा तो यूएन कैसे वर्क कर पाएगा। जैसे अभी डब्ल्यूएचओ है, तो डब्ल्यूएचओ ने यूएस प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी, तो डब्ल्यूएचओ ने फंडिंग ही रोक दिया, सॉरी यूएस ने डब्ल्यूएचओ का फंडिंग ही रोक दिया। अब डब्ल्यूएचओ वर्क कैसे करेगा, समझे। तो फिर ऐसे तो सर यूएसए रूल करने लग जाएगी पूरी। हाँ, यूएसए रूल करने लगेगा, तो उसको चेक करने के लिए दूसरे कंट्रीज को फंडिंग मैकेनिज्म पे वर्क करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन में डिसीजन कैसे लिया जाता है उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। सो हमें क्या करना चाहिए यूनाइटेड नेशन को रेलिवेंट रखने के लिए आज के टाइम पे। तो फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन का न्यूट्रल अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूट्रल अप्रोच नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि यूनाइटेड नेशन किसी न किसी कंट्री के साथ साइड कर रहा है। उसका मेंबरशिप वाइड होना चाहिए। वाइड मेंबरशिप मींस हर ग्रुप को वो सपोर्ट करे। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में इंडिया नहीं है, और इंडिया अभी वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडिया को आप कैसे बाहर रख सकते हो। और दूसरी तरफ फ्रांस है, ब्रिटेन है, जो वर्ल्ड के 1% 2% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूरोप पूरे वर्ल्ड का 5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यूरोप के पास 2 परमानेंट सीट है, फ्रांस और ब्रिटेन, और 3 नॉन परमानेंट सीट है, तो 5 सीट है। यानी यूरोप रिप्रेजेंट कर रहा है 33% सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बट इट रिप्रेजेंट जस्ट 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये तो इनइक्वालिटी है। अर्जेंट रिफॉर्म हमें करना चाहिए यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप में। वहां पे डिसीजन कैसे लिया जाता है, फंडिंग का मैकेनिज्म क्या है, ताकि इसको न्यूट्रल रखा जाए। लीगल अप्रोच होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन कोई डिसीजन लेता है, किसी कंट्री को बोलता है, तो वो कंट्री अगर फॉलो नहीं करे तो उसके अगेंस्ट हम कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। एटलीस्ट सारे मैटर में नहीं, बट कुछ मैटर में तो हम कर ही सकते हैं ना। अदरवाइज क्या होगा, ये तो यूनाइटेड नेशन ने डिसीजन ले लिया, कंट्री के ऊपर है, उनको मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। And we should have proper channel, double E आएगा, we should have proper channel for funding. So this is some suggestion to keep United Nation relevant in present time. वर्ल्ड में अभी हम चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं। एक चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज के का। वर्ल्ड में डिजास्टर इरप्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर में लॉसेस हो रहा है। इस वीक का कंपाइलेशन मैं रिलीज करूंगा आज इवनिंग तक, तो उसमें आप देखना कि एक आर्टिकल अभी आया था द हिंदू में। वो आर्टिकल ऐसा था कि कैसे क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। वर्ल्ड के अंदर इनइक्वालिटी है, रिच कंट्री, पुअर कंट्रीज, और कंट्रीज के बीच में भी इनइक्वालिटी है। न्यूक्लियर आर्मेंट, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब एग्रेसिवली न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर रहे हैं। प्लस ऑलरेडी पहले से जो कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, नया कोल्ड वार वर्ल्ड में इरप्ट हो रहा है। पहला जो कोल्ड वार था वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में था, अब कोल्ड वार इरप्ट हो रहा है बिटवीन चाइना के बीच में और यूएस के बीच में। आप देखना डे टू डे कमेंट्री, चाइना यूएस के बारे में क्या कहता है या यूएस के प्रेसिडेंट चाइना के बारे में क्या कहते हैं, तो डे टू डे कमेंट्री है। मिडल ईस्ट में रशिया, टर्की, ईरान, इजराइल के बीच में कंफ्यूजन है, टेंशन है, और चाइना और उसके नेबर के बीच में डिस्प्यूट है। चाइना का जितने भी नेबर्स हैं सबके साथ चाइना का डिस्प्यूट है एक्सेप्ट वन, दैट इज रशिया। अदरवाइज चाइना का सारे के सारे कंट्री के साथ वन और अदर डिस्प्यूट है, बीट वियतनाम, बीट फिलीपींस, बीट जापान, बीट कोरिया, बीट इंडिया, सबके साथ म्यांमार, सबके साथ चाइना का वन और अदर डिस्प्यूट है। तो चाइना अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है वर्ल्ड स्टेज में, और अपने नेबर्स को डरा के वो वर्ल्ड स्टेज पे आना चाहता है। P5 कंट्री कंपिटिटिव वीटो में इंगेज हैं। जैसे सीरिया में क्या हो रहा है, तो अब यूएनएससी बैठेगा, डिसीजन लेगा, तो यूएस को अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पे डिसीजन ले रहा है, चाइना अपने इंटरेस्ट के ले रहा है, तो दोनों अपना वीटो पावर यूज करते हैं प्रपोजल को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि दोनों को सीरिया से फायदा उठाना है। वर्ल्ड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का,
सो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिविल वॉर की वजह से। तो ये कुछ चैलेंज हम वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन को ये चैलेंजेस को एक्टिवली डील करना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशन ये नहीं कर पाता है तो नियर टर्म में वो इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन को हमने क्रिएट किया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो इट विल बिकम इररेलेवेंट। यूनाइटेड नेशन का यूटिलिटी क्या है आज के टाइम पे? लास्ट टॉपिक, इट प्रमोट ग्लोबल कन्वर्जेंस, कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, साइबर स्पेस, इंटरनेट गवर्नेंस, कौन इंटरनेट को गवर्न करेगा, ओशियन का रिसोर्सेस, मेरीटाइम सिक्योरिटी, ओशियन को कौन एक्सप्लोर करेगा, ओशियन के अंदर पाथ कैसे बनाएंगे, ट्रेड, न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन। तो वर्ल्ड अभी ये चैलेंज फेस कर रहा है, उस चैलेंज को कैसे हम डील करेंगे, उसके लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड के ओपिनियन को एक जगह पे लेके आता है। कन्वर्जेंस ऑफ वर्ल्ड ओपिनियन ऑन एनी बर्निंग टॉपिक, प्रिवेंटिंग कोल्ड वार इनटू टर्निंग हॉट। कंट्रीज के बीच में मिलकर डिस्कस करता है कि ओके आपके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को आप प्रॉपर वे में सॉल्व करो, पीसफुल मैनर में सॉल्व करो, and dealing with a civil war in any country. So this is the utility of United Nation. So this is all about United Nation. 75th ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके ऑर्गन्स क्या हैं, उसका यूटिलिटी क्या है, उसने अचीव क्या किया, कहाँ पे फेल हुआ, और वर्ल्ड अभी चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसमें कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क।